नमस्कार। आज हमारे सामने 4 जनवरी 2026 की कुछ बेहद दिलचस्प खबरें हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों से आ रही हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ इन खबरों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनकी तह तक जाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेरू के जंगलों में मधुमक्खियों को मिले कानूनी हक का भारत में हो रही एक नई नियुक्ति से क्या कोई अनकहा रिश्ता है? सुनने में तो ये बिल्कुल अलग बातें लगती हैं। तो चलिए इन्हीं कनेक्शंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये सारी खबरें मिलकर दुनिया की कैसी तस्वीर पेश करती हैं। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े मंच से। G7 की अध्यक्षता अब फ्रांस के हाथ में है। जर्मनी ने ये जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है। और ये सिर्फ एक औपचारिक बदलाव नहीं है। G7 की अध्यक्षता मिलना मतलब किसी भी देश के लिए दुनिया का एजेंडा सेट करने जैसा है। अच्छा, इसका सीधा मतलब है कि अगले 1 साल तक वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और खासकर क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर फ्रांस का नजरिया हावी रहेगा। लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि अब G7 की नीतियां ज्यादा यूरोप केंद्रित हो जाएंगी, खासकर जब अमेरिका और चीन के बीच वो तनाव बढ़ रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते आए हैं। हाँ, रणनीतिक स्वायत्ता। बिल्कुल, जिसका मतलब है कि यूरोप को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। तो हाँ, पूरी संभावना है कि फ्रांस G7 को इसी दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा। तो मतलब हमें व्यापार और तकनीक के नियमों को लेकर अटलांटिक पार से ज्यादा यूरोप केंद्रित बहस देखने को मिल सकती है? हाँ, निश्चित तौर पर। अच्छा, तो ये G7 के अंदर ही एक नई खींचतान की शुरुआत हो सकती है? यूरोप की ही बात करें तो एक और बड़ी खबर है। बुल्गारिया अब यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है, यानी अब वहाँ की करेंसी यूरो है। किसी भी देश के लिए यूरोजोन में शामिल होना एक बहुत बड़ा, आप कह सकती हैं, आर्थिक और राजनीतिक फैसला होता है। इससे सिर्फ व्यापार और पर्यटन ही आसान नहीं होता, बल्कि ये दिखाता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था यूरोपीय सेंट्रल बैंक के कड़े नियमों के साथ जुड़ चुकी है। बुल्गारिया के लिए स्थिरता और विकास का एक नया दौर शुरू कर सकता है। लेकिन क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं? आखिरकार बुल्गारिया अपनी मौद्रिक नीति पर वो कंट्रोल खो रहा है। अगर कल को उनकी अर्थव्यवस्था को कोई झटका लगता है तो वो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके उसे संभाल नहीं पाएंगे, है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही यूरोजोन में शामिल होने का सबसे बड़ा जोखिम है। अच्छा, ग्रीस के आर्थिक संकट के समय हमने ये देखा था। बुल्गारिया को अब अपनी अर्थव्यवस्था को बेहद अनुशासित तरीके से चलाना होगा, क्योंकि अब उनके पास स्वतंत्र मौद्रिक नीति का वो सेफ्टी वॉल्व नहीं है। ये एक ऊंची छलांग है जिसके फायदे भी बड़े हैं और खतरे भी। तो एक तरफ यूरोप में आर्थिक एकीकरण और गहरा हो रहा है, और अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत से एक ऐसी खबर आई है जो दुनिया के खाद्य बाजार की तस्वीर बदल सकती है। पहली बार भारत चावल उत्पादन में चीन से आगे निकल गया। हाँ, और जो अमेरिकी कृषि विभाग की रिपोर्ट है USDA की। हाँ, USDA की, उसके मुताबिक भारत का उत्पादन 152 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास रहा और चीन का मतलब उनसे कम 146। वाह! ये सिर्फ एक रैंकिंग का बदलाव नहीं है, ये वैश्विक खाद्य सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। आज दुनिया के चावल निर्यात में भारत का हिस्सा करीब 40% है। 40%? जी। इसका मतलब ये है कि भारत की कृषि नीतियां और मानसून का हाल अब पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन क्या इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं? दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक होने का मतलब है कि अब हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है और शायद हमारे अपने संसाधनों जैसे पानी पर भी दबाव बढ़ेगा। बिल्कुल, चावल की खेती में बहुत ज्यादा पानी लगता है। तो एक तरफ ये कृषि क्षेत्र की सफलता है, तो दूसरी तरफ ये हमारे लिए एक चेतावनी भी है कि हमें पानी के इस्तेमाल और सस्टेनेबल फार्मिंग पर और भी गंभीरता से सोचना होगा। सही बात है। और साथ ही अब वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत की भूमिका इतनी अहम हो गई है कि किसी भी तरह की घरेलू अस्थिरता, चाहे वो मौसम की हो या नीतियों की, का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सही बात है। देश के अंदर की बात करें तो प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ दिलचस्प बदलाव हो रहे हैं। गोवा, जहां अब तक सिर्फ 2 जिले थे। हाँ, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। बिल्कुल, अब वहां तीसरा जिला बनने जा रहा है, जिसका नाम कुशावती नदी पर कुशावती रखा जाएगा। और इसी से जुड़ी एक और खबर असम से है। असम अपने कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अच्छा। ये दोनों खबरें जो पहली नजर में छोटी लगती हैं, असल में गुड गवर्नेंस के 2 अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं।
वो कैसे? एक नया जिला बनाना और एक वेतन आयोग बनाना, ये दोनों शासन को कैसे बेहतर बनाते हैं? देखिए, गोवा में एक नया जिला बनाने का मतलब है प्रशासन को लोगों के और करीब ले जाना। इससे सरकारी योजनाओं को लागू करना और लोगों की समस्याओं को सुनना आसान हो जाता है। वहीं असम में वेतन आयोग का गठन दिखाता है कि राज्य अपने कर्मचारियों के वित्तीय स्वास्थ्य के प्रति कितना सजग है, जो अंततः सरकारी कामकाज की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। समझ गया। ये जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने के कदम हैं। यानी एक का फोकस नागरिक पर है और दूसरे का सरकारी कर्मचारी पर, लेकिन लक्ष्य एक ही है, बेहतर प्रशासन। अब प्रशासन से हटकर भारत की एक सदियों पुरानी परंपरा की बात करते हैं। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव का आयोजन हो रहा है। जल्लीकट्टू सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये लगभग 2000 साल पुरानी परंपरा है जो पोंगल के समय मनाई जाती है। इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है। जल्ली यानी सिक्के और कट्टू यानी बंधा हुआ। पुराने जमाने में सिक्कों की थैली को बैल के सींगों पर बांधा जाता था और जो उसे काबू कर लेता था वो थैली उसकी हो जाती थी। लेकिन ये हमेशा विवादों में भी रहा है। पशु अधिकारों को लेकर इस पर सवाल उठते रहे हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन भी कर दिया था। हाँ, और यही बात जल्लीकट्टू को इतना जटिल और दिलचस्प बनाती है। ये एक तरह से परंपरा, फिर पशु अधिकार और कानून, इन तीनों के बीच का जो एक टकराव है उसका एक सटीक उदाहरण है। सही है। 2017 में तमिलनाडु सरकार एक नया कानून लाई, जिसके बाद ये फिर से शुरू हो सका। ये दिखाता है कि किसी भी समाज के लिए अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं को आधुनिक कानूनी और नैतिक ढांचे में फिट करना कितना मुश्किल हो सकता है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। स्पेन में बुल फाइटिंग को लेकर भी यही बहस दशकों से चल रही है। ये परंपरा और आधुनिक नैतिकता के बीच का टकराव हर समाज में किसी न किसी रूप में दिखता ही है। आपने सही तुलना की। ये एक सार्वभौमिक दुविधा है। अब चलिए कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व संभाल रहे हैं। भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल नागेश कपूर ने वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद संभाला है। और खेल की दुनिया में डच कोच स्ट्योर्ड मोरिजाने को एक बार फिर भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। टोक्यो ओलंपिक्स में टीम के शानदार चौथे स्थान के पीछे उन्हीं का हाथ था। इन दोनों नियुक्तियों में एक बात कॉमन है, अनुभव और निरंतरता पर भरोसा। बिल्कुल। रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में एक अनुभवी अधिकारी को कमान दी गई है और हॉकी में एक ऐसे कोच को वापस लाया गया है जिसने अपनी काबिलियत पहले ही साबित कर दी है। ये बात तो सही है, लेकिन क्या एक ही कोच को वापस लाना ये भी नहीं दिखाता कि हम शायद नए टैलेंट को खोजने में कहीं चूक रहे हैं? क्या ये एक सुरक्षित पर शायद कम महत्वाकांक्षी कदम है? ये एक जायज चिंता है। इसे दो तरह से देखा जा सकता है। एक, ये अगर कुछ टूटा नहीं है तो उसे ठीक मत करो वाली सोच है। मोरिजाने सफल रहे हैं तो उन पर दोबारा दांव लगाना समझ में आता है। लेकिन आपका सवाल भी सही है कि क्या इससे नए विचारों और नई रणनीतियों के आने का रास्ता बंद हो रहा है? बिल्कुल। इसका जवाब तो टीम के अगले प्रदर्शन से ही मिलेगा। बिल्कुल। अब कॉर्पोरेट जगत की ओर चलते हैं। हुंडई मोटर इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं तरुण गर्ग, और इसमें खास बात यह है कि वो कंपनी के लगभग 30 साल के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। और वहीं दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर देखें तो टाइम मैगजीन ने 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर के लिए यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को चुना है। अच्छा। तरुण गर्ग की नियुक्ति एक मल्टीनेशनल कंपनी के भारतीकरण को दर्शाती है, जो स्थानीय प्रतिभा पर बढ़ते भरोसे का संकेत है। वहीं नील मोहन का चयन दिखाता है कि आज के दौर में लीडरशिप का मतलब है टेक्नोलॉजी और मीडिया के भविष्य को एक साथ साधना। मॉडल उभर रहे हैं, एक जो हाइपर लोकल बाजार की समझ पर आधारित है और दूसरा जो ग्लोबल डिजिटल दुनिया पर राज करने पर केंद्रित है। बहुत खूबसूरत तरीके से कहा आपने। एक मॉडल जड़ों की ओर देख रहा है और दूसरा आसमान की ओर, और दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद सबल हैं। हाँ। और आसमान की बात चली है तो चलिए सीधे विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। इसरो ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। हाँ, उन्होंने अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV के नए उन्नत चरण का सफल परीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि इसमें हल्के कार्बन कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, जिससे इसकी पेलोड क्षमता बढ़ गई है। इसे एक अलग नजरिए से देखें तो ये भारत के लिए अंतरिक्ष के खरबों डॉलर के बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का एक बड़ा दाव है। अच्छा,
एक सस्ता, भरोसेमंद और जल्दी तैयार होने वाला छोटा सैटेलाइट लॉन्चर होने का मतलब है कि भारत दुनिया भर के ग्राहकों को, खासकर विकासशील देशों को अपनी ओर खींच सकता है। ये अंतरिक्ष में भारत का यूं कहिए यूपीआई मोमेंट साबित हो सकता है, किफायती और असरदार। लेकिन क्या इस रेस में हम अकेले हैं? स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनियों तो पहले से ही इस बाजार पर हावी हैं। भारत का एसएसएलवी उनके सामने कहां टिकता है? टक्कर बहुत कड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारत का यूएसपी हमेशा से किफायती इंजीनियरिंग रहा है। सही बात है। स्पेसएक्स बड़े और भारी सैटेलाइट्स के लिए बेहतरीन है, लेकिन छोटे सैटेलाइट्स के बाजार में जहां लागत सबसे ज्यादा मायने रखती है, वहां भारत का एसएसएलवी एक बहुत मजबूत दावेदार बनकर उभरेगा। मतलब हम शायद सबसे बड़ी गाड़ी नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम सबसे कुशल और किफायती टैक्सी जरूर बना सकते हैं। बिल्कुल, क्या कमाल का एनालॉजी है। अब एक ऐसी खबर जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर यह सच में अनोखी है। पेरू ने अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दे दिए हैं। हाँ, और ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि किसी कीड़े की प्रजाति को ऐसे अधिकार मिले हैं। सच में? जी, इन अधिकारों में जिंदा रहने का, अपनी स्वस्थ आबादी बनाए रखने का और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार शामिल है। मेरा मतलब ये अविश्वसनीय है, पर ये काम कैसे करेगा? अगर किसी कंपनी के प्रदूषण से इन मधुमक्खियों को नुकसान होता है, तो क्या कोई मधुमक्खी की तरफ से कोर्ट में केस कर सकता है? बिल्कुल, यही इसका क्रांतिकारी पहलू है। पर्यावरणविद या स्थानीय समुदाय इन मधुमक्खियों की ओर से कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। वाह! ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमारे नजरिए में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। हम प्रकृति को सिर्फ एक रिसोर्स के तौर पर देखने के बजाय उसे कानूनी अधिकारों वाली एक इकाई, एक लीगल एंटिटी के रूप में मान्यता दे रहे हैं। कुछ देशों में नदियों और पहाड़ों को भी ऐसे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन किसी कीड़े को पहली बार मिले हैं। वाह! ये तो सच में भविष्य की खबर लगती है। लेकिन एक तरफ पेरू प्रकृति को अधिकार दे रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका में प्रकृति अपना कहर बरपा रही है। एज़रा नाम का एक भयानक बर्फीला तूफान आया है। जी, और इसे बम चक्रवात कहा जा रहा है। बम चक्रवात? ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें वायुमंडलीय दबाव 24 घंटे से भी कम समय में बहुत तेजी से गिरता है, जैसे कोई बम फटा हो। यह तूफान दिखाता है कि मौसम कितना अप्रत्याशित और विनाशकारी हो सकता है। तो एक तरफ मधुमक्खी जैसी छोटी चीज को बचाने की वैश्विक कोशिश, और दूसरी तरफ एक विशाल तूफान जिससे निपटना मुश्किल है। ये एक अजीब विरोधाभास है, और इसी विरोधाभास को सुलझाने के लिए दुनिया एक साथ आ रही है। 2026 में आर्मेनिया जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन COP17 की मेजबानी करेगा। अच्छा। इसका नारा है प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। इसमें दुनिया भर के देश बैठकर ये समीक्षा करेंगे कि हम कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को पाने में कितने सफल हुए हैं। ये हमें याद दिलाता है कि पेरू की मधुमक्खियों को बचाने से लेकर अमेरिका के तूफानों से निपटने तक इन स्थानीय चुनौतियों का हल सिर्फ वैश्विक सहयोग से ही निकल सकता है। तो G7 की अध्यक्षता से लेकर गोवा के नए जिले तक, इसरो के परीक्षण से लेकर पेरू की मधुमक्खियों तक, आज हमने देखा कि दुनिया कितनी जटिल और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, आज की चर्चा से ये साफ है कि दुनिया एक ही समय पर दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ रही है। एक तरफ टेक्नोलॉजी, प्रशासन और अर्थव्यवस्था में हम अभूतपूर्व प्रगति कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें प्रकृति के साथ अपने बिगड़ते रिश्ते को तुरंत ठीक करने की जरूरत भी महसूस हो रही है। और यही हमें आज के अंतिम विचार पर लाता है। आज हमने जिन भी इंसानी तरक्कियों की बात की, चाहे वो नई नियुक्तियां हों, तकनीकी सफलताएं हों या प्रशासनिक बदलाव, ये सब योजना का हिस्सा है, एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है। सही है। लेकिन साथ ही हमने एक विनाशकारी तूफान और जैव विविधता को बचाने की जद्दोजहद की भी बात की। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम इंसान अपनी प्रगति की इतनी डिटेल योजनाएं बनाते हैं, तो क्या हम प्रकृति की अप्रत्याशित शक्तियों और उसके संरक्षण की जरूरत को उस योजना का एक अनिवार्य और अटूट हिस्सा मानते हैं, या उसे बस एक बाहरी कारक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं? तो दोस्तों, ये थे 4 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? Where will the Indian AI Research Organization be established?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।